हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 12 जून को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए जितने भी बच्चे फोर्थ सेमेस्टर के, चाहे वो किसी भी कोर्स के हों, अगर उनका माइनर सब्जेक्ट हिंदी है तो कल उनका पेपर है। और आपके पेपर का नेम है हिंदी संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। दोस्तों, मैं आपको चाहे 1000% समझ लीजिए या आप 10,000% समझ लीजिए, ये आपको मेरी गारंटी है कि मेरी इस क्लास को अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, यानी कि एक भी क्वेश्चन अगर आपने इससे नहीं छोड़े, तो आपके 70 से 80% सिर्फ आपके क्वेश्चन इस वीडियो से आ जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अगर नहीं आते तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप पेपर देके कल आए और फिर वापस कमेंट बॉक्स में आए और आप कह दीजिएगा कि नहीं मैम, आपकी वीडियो से क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन आपका एक काम है, अगर क्वेश्चन आते हैं तो कल आप वापस आके कमेंट करके ये भी जरूर बताएंगे कि यस मैम, आपकी वीडियो से क्वेश्चन आ गए। 70 से 80% क्वेश्चन बहुत होते हैं अगर एक वीडियो से आपके कवर हो जाते हैं। लेकिन एक चीज आपको करनी है कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इस क्लास का मैंने एक स्पेशल नाम रखा है ज्वाला क्लासेस। ठीक है, ये आपकी ज्वाला क्लासेस है और ये ज्वाला क्लासेस की गारंटी है आपको 10,000%। जितने परसेंट आपका मन हो उतने परसेंट गारंटी ले लीजिए। लेकिन हर एक क्वेश्चन आपका इस वीडियो से आएगा, 70 से 80% आपका बहुत आराम से इस वीडियो से कवर हो जाएगा। लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको फिर छोड़ने नहीं है। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराए और लघु उत्तरी के अंतर्गत ही मैंने आपके अति लघु करा दिए। इस पूरे वीडियो में आपके 40 क्वेश्चन है। मैं आपको लिख के बता देती हूँ, 40। आपको 40 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और आराम से फिर आप अपना पेपर दे आइए, ये मेरी गारंटी है। चलिए अपना क्वेश्चन देखिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है। यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजभाषा से क्या तात्पर्य है, टिप्पणी लिखिए। आंसर आपका एक ही होगा, चाहे कुछ भी पूछे। अब आप उत्तर देखिए। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। संविधान में राजभाषा और राजभाषाओं शब्द का ही प्रयोग हुआ है। किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। ये भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र इस भाषा का महत्व प्राप्त रहता है। यानी कि जो आपकी राजभाषा है उसी के जितने भी आपका, चाहे कोई देश हो या राज्य हो, उसके जितने भी आपके संवैधानिक कार्य होते हैं, कानून के, चाहे कोई सरकारी विभाग हो, उसी भाषा में आपका काम किया जाता है, उसी को राजभाषा कहते हैं। यानी कि राजकाज की भाषा, जिसमें पूरे देश का राजकाज की जो भाषा है उसी को आपकी राजभाषा कहा जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राजभाषा हिंदी से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इसका आंसर देखिए। राजभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और वही भाषा शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो। अर्थात राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग सरकार अपने प्रशासनिक कार्यों, कार्यालयीय पत्राचार, आदेशों तथा अभिलेखों में करती है। भारत संघ की राजभाषा आपकी हिंदी है। राजभाषा हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र क्या है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि आप लोग के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो आपके पास आज रात में 10 बजे तक का समय है। मैं एक टेलीग्राम चैनल बना रही हूँ जिसका नाम है हिंदी माइनर MGKVP। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन रात में 10 बजे तक उसमें कम से कम 200 लोग हो जाने चाहिए। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो चैनल वही लोग ज्वाइन करें जिसको मेरा ये पीडीएफ 20 रुपये में ख़रीदना हो। जब उसमें 200 लोग हो जाएंगे उसके बाद मैं उसमें एक स्कैनर भेजूँगी रात में 10 बजे के बाद। जब उसमें 200 लोग हो जाएंगे तभी वो स्कैनर उसमें जाएगा। आप उस स्कैनर में 20 रुपये भेज दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दीजिएगा। जब उसमें 200 लोगों के स्क्रीनशॉट हो जाएंगे मैं काउंट करूँगी, उसके बाद मैं उसमें पूरा पीडीएफ सेंड कर दूँगी। आप भरोसा रखिए, ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप उसमें रुपए भेज दें उसके बाद आपको पीडीएफ ना मिले। 200 लोग मैं काउंट करने के बाद जैसे ही 200 लोग हो जाएंगे मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उस ग्रुप को सिर्फ वही ज्वाइन करे जिसको पीडीएफ खरीदना हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं ग्रुप ज्वाइन कर लूँगा मुझे पीडीएफ मिल जाएगा, आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि पीडीएफ आपको खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप वो पीडीएफ खरीदें, क्योंकि मैं आपको वीडियो में भी सेम टू सेम वही क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आप पीडीएफ खरीदेंगे तो आप खुद भी देख लीजिएगा जो मैं आपको पीडीएफ में दूंगी। अगर पीडीएफ में 40-50 क्वेश्चन है तो आपको पूरे वीडियो में 40-50 क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे।
ये ऑप्शन मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि आप लोग के मेरे पास कमेंट आते हैं कि मैम मुझे पीडीएफ चाहिए। तो बस मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखिए पीडीएफ टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, आप मानते हैं मेरी कितनी मेहनत है, मैं सारा पीडीएफ फ़ोन पे करती हूँ, तो इसलिए पीडीएफ की सिर्फ आपकी कीमत है 20 रुपये। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लें, अन्यथा आपको ग्रुप ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और पीडीएफ खरीदने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो से पढ़ लीजिए। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन है त्रिभाषा सूत्र क्या है? उसका आंसर देखिए, त्रिभाषा सूत्र शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार विद्यार्थियों को 3 भाषाओं का अध्ययन कराया जाता है, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। देखिए आपको जो त्रिभाषा सूत्र है उसमें आपको 3 भाषाएं सीखनी होती है। पहली तो बच्चा जहाँ पैदा हुआ है वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है या मातृभाषा वो सीखेगा। दूसरे नंबर पे हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक भाषा उसको सीखनी है। और तीसरे नंबर पे कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा। आधुनिक भारतीय भाषा का मतलब ये हुआ जैसे आपकी कन्नड़ हो गई, तमिल हो गई, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, इनमें से कोई एक लैंग्वेज उसको सीखनी है। इसका उद्देश्य आपका भाषाई समन्वय, राष्ट्रीय एकता तथा बहुभाषिक दक्षता का विकास करना है। आपने देखा होगा तमिलनाडु के या महाराष्ट्र में आपने देखा होगा हिंदी को लेकर बहुत विवाद रहता है। तो इसी विवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने नीति लाई है कि जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो आपकी कन्नड़, तमिल या मराठी में कोई एक भाषा सीखेंगे और मराठी यानी महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बच्चे हिंदी सीखें। तो हम आपकी भाषा सीखेंगे, हम आपकी संस्कृति को बहुत अच्छे से जानेंगे, आप हमारी संस्कृति को अच्छे से जानिए। ये मेनली त्रिभाषा सूत्र का एक जो नियम था वो है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हिंदी के संवैधानिक स्वरूप से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में बताइए। इसका आंसर, हिंदी का संवैधानिक स्वरूप ये दर्शाता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी को संविधान में 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। हिंदी का संवैधानिक स्वरूप जो है वो भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से आपका 351 तक आपका हिंदी के विषय में लिखा है। अनुच्छेद जो आपका 343 है उसका जो भाग 1 है उसके अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है और देवनागरी उसकी लिपि बताई गई है। राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यानी कि हिंदी को प्रचार प्रसार करने के लिए उसके लिए राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया था। फिर उसके बाद आपका राष्ट्रपति का आदेश 1960 और 1968 लाया गया है और त्रिभाषा सूत्र जैसे प्रावधान आपके लागू किए गए हैं। फिर आपका इसमें है अनुच्छेद 351 में राजभाषा हिंदी के विकास, प्रसार और वृद्धि के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में मुख्य अंतर ये है कि राजभाषा सरकारी कामकाज, प्रशासन और न्यायपालिका की वैधानिक भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा आपके पूरे देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान का प्रतीक होती है और देश की अधिकांश जनता द्वारा बोली, समझी और अपनाई जाने वाली भाषा होती है। राजभाषा को संविधान या कानून द्वारा विशेष दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन आपकी जो राष्ट्रभाषा है उसका संविधान में कोई विशेष कानून या आधिकारिक उल्लेख होना आवश्यक नहीं है। मतलब उल्लेख हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि उल्लेख हो ही। फिर आपका इसमें अगला है, दोनों की भूमिका और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन भारत की कोई भी भाषा आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा घोषित नहीं है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि जो आपकी राजभाषा है उसका मतलब ये है कि जो भारत देश जैसा आपका उसका जितने भी सरकारी विभाग हैं, आपका न्यायालय हुआ या कानूनी प्रक्रिया हुई, वो सब आपकी जिस लैंग्वेज में होती है उसे कहा जाता है राजभाषा। और राष्ट्रभाषा का मतलब ये होता है कि किसी देश या जितने भी उसके राज्य हैं उन सभी की जनता यानी जितनी अधिकांश जनता है अगर वो किसी भाषा को मन से स्वीकार करे और उसी भाषा को बोले, यानी कि आपकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहचान आपकी उस भाषा से हो, तो उसको आपका राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। जैसे भारत में राष्ट्रभाषा अभी कोई घोषित नहीं है क्योंकि तमिलनाडु हुए आपके या आपका महाराष्ट्र हुआ, ऐसे जो जितने भी दक्षिण भारत के कुछ आपके राज्य हैं वो हिंदी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर वो हिंदी को स्वीकार कर ले तो शायद आपकी हिंदी जो भाषा है वो आपकी राष्ट्रभाषा घोषित हो जाए। अपना भी उनका कुछ मतलब इशू होगा, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि जितने भी दक्षिण भारत के हैं अगर वो हिंदी को स्वीकार कर ले तो आपकी हिंदी फिर आपकी राष्ट्रभाषा घोषित हो जाएगी, लेकिन वो नहीं स्वीकार कर रहे इसलिए अभी हिंदी आपकी सिर्फ राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 343 का मुख्य विषय क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है।
इसमें हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है तथा देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। साथ ही आपकी प्रारंभिक अवधि के लिए हिंदी के प्रयोग की व्यवस्था भी की गई है। यानी कि आपका जो अनुच्छेद 343 है उसमें हिंदी को आपकी राजभाषा घोषित किया गया है और उसकी लिपि किसको कहा गया है? देवनागरी को। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 351 का उद्देश्य क्या है? आप पहले इसका आंसर देख लीजिए, फिर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में यानी अपनी लैंग्वेज में समझा दूंगी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और इसका विकास करना है। इसका लक्ष्य हिंदी को एक मजबूत और एकीकृत यानी सबको जोड़ने वाली भाषा बनाना है, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं के रंग दिखाई दें और जो पूरे देश की विविध सांस्कृतिक और भाषाई भावनाओं को आपस में जोड़ सके। अब मेनली जो आपका अनुच्छेद 351 है, इसका मतलब ये था कि जो आपकी कोई भी सरकार हो केंद्र में यानी किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसका मेन कार्य ये है कि वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित करे, उसको देखे कि हिंदी भाषा का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके बाद उसने अनुच्छेद 351 में आपका ये कहा गया कि हिंदी में जितने भी भारत की भाषाएं बोली जाने वाली हैं, चाहे वो गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, कश्मीरी हो, उन सभी भाषाओं से आप शब्द हिंदी भाषा में शामिल करिए, जिससे जो तमिल के लोग हैं उनको भी लगे कि नहीं, हिंदी लैंग्वेज में हमारी भाषा को शामिल किया गया है। तो यही इसका मतलब है कि इसका लक्ष्य हिंदी को एक मजबूत और एकीकृत यानी सबको जोड़ने वाली भाषा बनाना था, कि हिंदी में भी शब्द शामिल करे गए हैं हमारे, इस तरह का। फिर आप इसमें आगे देखिए, ये देखिए मैंने ये वाली लैंग्वेज आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ आपको पढ़नी, जिससे आपको समझ आ जाए। हिंदी भाषा का प्रसार करना ताकि ये भारत की मिली जुली संस्कृति को व्यक्त करने का सबसे बेहतरीन माध्यम बन सके। हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए भारत की अन्य भाषाओं जैसे आपकी उर्दू हो गई, बांग्ला हो गई, तमिल आदि के शब्दों और शैलियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। यदि नए शब्द बनाने की जरूरत पड़े तो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा से मदद ली जाए। इन सभी बदलावों का उद्देश्य यह था कि हिंदी अपनी मूल पहचान भी बनाए रखे और सभी मतलब जितनी भी भाषाएं उन सबको अपने में समाहित कर ले। जैसे तमिल हुआ, कन्नड़ हुआ, इन सब लोगों को लगे कि नहीं, हिंदी भाषा भी अपनी भाषा है, इसलिए मेनली 300 जो आपका 51 अनुच्छेद है उसमें ये सब लिखा गया था। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राजभाषा क्रियान्वयन समिति क्या है? इसका आंसर देखिए। राजभाषा क्रियान्वयन समिति सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने वाली समिति है। ये हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के गठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर, राजभाषा आयोग एक भारतीय आयोग है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग 1 के अंतर्गत किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था। इसकी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की गई थी। राजभाषा आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा हिंदी को प्रशासनिक और राजकीय कार्यों में सुदृढ़ करने हेतु एक संवैधानिक पहल है। इसकी रिपोर्टों के आधार पर ही आगे की नीतियां और अधिनियम तैयार किए गए हैं, जो हिंदी को एक प्रभावशाली राजभाषा के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही बाद में राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया, राष्ट्रपति का आदेश 1960 एवं राजभाषा संकल्प 1968 आपके अस्तित्व में आए। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हिंदी के मानकीकृत स्वरूप से क्या आशय है? आंसर देखिए, हिंदी का मानकीकृत स्वरूप वह रूप है जिसमें भाषा के व्याकरण, वर्तनी, शब्दावली और प्रयोग के निश्चित नियम निर्धारित होते हैं। इससे प्रशासन, शिक्षा और संचार में एक रूपता बनी रहती है तथा भाषा का प्रभावी प्रयोग संभव होता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता क्या है? देखिए, बहुभाषिकता मेनली ये होता है जब किसी एक व्यक्ति को एक से अधिक भाषा आती है तो उसका गुण कहा जाता है बहुभाषिकता। जैसे आपका भारत है, भारत में आपकी बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में हिंदी हुआ, महाराष्ट्र में मराठी हुआ, गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल। तो भारत आपका एक बहुभाषिक देश है। ठीक है, ये मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझाया। अब आप देखिए कि आपको लिखना क्या है। बहुभाषिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति या समाज एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। भारत आपका बहुभाषिक देश है जहां लोग अपनी मातृभाषा के साथ हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आपको हिंदी भी आती होगी और इंग्लिश भी आती होगी, और थोड़ी बहुत अगर आपने 8th 9th में पढ़ी है तो आपको संस्कृत भाषा भी आती होगी। तो ये क्या हुआ, जिस भी व्यक्ति को एक से अधिक भाषा आती है तो वो आपका गुण क्या कहलाया, बहुभाषिकता। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता का महत्व क्या है? देखिए, बहुभाषिकता का महत्व ऑलरेडी बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति को बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं। जैसे अगर आपको हिंदी भी आती है और अंग्रेजी भी आती है और थोड़ी बहुत संस्कृत भी आती है।
क्योंकि संस्कृत भाषा बहुत कम लोगों को आती है, क्योंकि उन लोगों ने मेनली, हम लोगों के टाइम पे ऐसा पढ़ाई में होता है कि हम लोग को 8th या 9th तक ही संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है, फिर नहीं पढ़ाई जाती। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप बहुत आसानी से कहीं भी घूम सकते हैं। अगर आप विदेश जाते हैं तो भी आप आराम से वहाँ अपना काम कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको बहुत सारी भाषाएं आती हैं तो आप अपनी भाषा से बहुत अच्छे से संवाद कर सकते हैं, आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अब आप देखिए कि आपको लिखना क्या है। बहुभाषिकता विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करती है। इससे सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। ये व्यक्ति की भाषाई क्षमता और ज्ञान का विस्तार भी करती है। देखिए, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, कोई अंग्रेजी यानी विदेश व्यक्ति आपके शहर में घूमने आता है, तो आप अपनी संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर आपको सिर्फ हिंदी आती होगी तो ना वो समझ पाएगा और मतलब आपकी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी नहीं होगा। तो बहुभाषिकता का महत्व इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, भाषा को संस्कृति का वाहक क्यों कहा जाता है? आंसर, भाषा के माध्यम से किसी समाज की संस्कृति, परंपराएं, मूल्य और ज्ञान की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। इसलिए भाषा को संस्कृति का वाहक कहा जाता है। भाषा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पटकथा लेखन यानी कि स्क्रिप्ट लेखन क्या है? तो पटकथा लेखन को स्क्रिप्ट राइटिंग के नाम से भी जाना जाता है। पटकथा लेखन फिल्मों, टेलीविजन प्रोडक्शन या वीडियो गेम के लिए स्क्रिप्ट लिखने की एक कला होती है। पटकथा लेखन में कहानी को स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है, जिसे स्क्रीन प्ले के रूप में भी जाना जाता है। फिर आपका इसमें आगे है, पटकथा लेखन का मतलब है फिल्म, नाटक या टीवी शो की कहानी को इस तरह लिखना कि उसे पर्दे पे दिखाया जा सके। देखिए, पटकथा का मतलब ये, कहानी तो आप किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन पटकथा लेखन आपका ये, जैसे आप टेलीविजन में कोई सीरियल देख रहे हैं, तो जैसे आपका एक फेमस सीरियल अनुपमा है, तो अनुपमा में अनुपमा जब रोती हैं तो ये भी उसमें लिखा जाता है कि इस जगह अनुपमा रोएंगी, इस जगह उनका लड़का उनको थप्पड़ मारेगा। ये सब आपका, यानी कि एक एक सीरियल का एक एक हाव भाव, उनका एक एक एक्शन, उनके एक एक डायलॉग जो लिखे जाते हैं, वही आपका क्या होता है, पटकथा लेखन। आप कोई मूवी देखते हैं तो पहाड़ से गाड़ी गिराई गई, इस तरफ गिराई गई, हीरो ने अपना दायां हाथ उठाया, यानी कि एक एक एक्शन आपका पटकथा लेखन में लिखा जाता है। तो मेनली पटकथा लेखन क्या है, फिल्मों, टेलीविजन प्रोडक्शन, वीडियो गेम, आपकी जो वेब सीरीज होती है, इन सब की जो कहानी स्क्रिप्ट है उसकी लिखने की कला है। इसमें आपके हाव भाव, प्रदर्शन, डायलॉग सब लिखे जाते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी और पटकथा में क्या अंतर है? देखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहानी क्या है या पटकथा क्या है। अगर अंतर पूछे तब भी आप ये बहुत अच्छे से ये आंसर लिख सकते हैं। अगर आपसे सिर्फ पूछे कहानी क्या है तो आप सिर्फ इतना लिख देंगे। अगर आपसे पूछे पटकथा क्या है तो आप ये पूरा लिख देंगे। और अगर आपसे अंतर पूछ ले तो आप ये पूरा लिख देंगे। इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन लिखा है कि आप एक क्वेश्चन अगर पढ़ें तो आप 3 आंसर उससे कर पाएँ। अब देखिए, कहानी और पटकथा में क्या अंतर है। तो कहानी जो आपकी होती है, कहानी किसी घटना, पात्र और उनके अनुभवों का वर्णन होती है। जनरली आपने देखा होगा जो लेखक होते हैं वो अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में लिखते हैं, तो ये अपने अनुभवों का वर्णन होती है, या वो कोई काल्पनिक घटना का वर्णन करते हैं। कहानी को पढ़कर महसूस किया जाता है, यानी कि जैसे आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो आप उसमें सोचते, जैसे आपने एक कहानी बचपन में पढ़ी होगी, अगर प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ी हो, एक हल्कू वाली कहानी थी, बैल वाली, अगर आप वो कहानियाँ पढ़ते हो आप उसमें डूब जाते हैं तो बहुत बुरा हुआ, यानी कि आप कहानी को पढ़कर महसूस कर सकते हैं। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट है, इसमें लेखक को भावनाओं, पात्रों और परिवेश से विस्तार से लिखने की पूरी आज़ादी होती है, यानी कि लेखक अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकता है। लेकिन आपका पटकथा में ऐसा नहीं होता। आपको पटकथा में अपनी भावनाएं नहीं दिखानी, आपको उसमें ऐसा लिखना है कि दर्शक, अगर यानी कोई अगर सीरियल देख रहा है तो सीरियल देखने वाला उसमें खो जाए, अपनी भावनाएं नहीं लिखनी। समझ में आ रहा है आपको? फिर आपका इसमें आगे है, पात्रों के मन में क्या चल रहा है ये शब्द के जरिए बताया जा सकता है। यानी कि जो आपकी कहानी है, कहानी में क्या होता है कि आप कहानी में जैसे आपने क्या सुना, राम था, राम के पास 2 बीघे जमीन थी और उसके पास बहुत गरीबी थी, गर्मी में भीषण अकाल पड़ा, उसकी सारी फसल सूख गई। यानी कि जो पात्र है उसके मन में उस समय क्या भावना होगी, ये आप पूरी कहानी, यानी जो आप कहानी पढ़ रहे हैं उनके शब्द के जरिए से समझ सकते हैं। फिर आपका इसमें, कहानी आपकी अक्सर भूतकाल में लिखी जाती है और आमतौर पर ये गद्य रूप में होती है। फिर आपका पटकथा क्या है ये देखिए, ये फिल्मों, टीवी धारावाहियों या वेब सीरीज के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है, यानी पूरा खाका, यानी कि लिखित खाका होता है। पटकथा को पर्दे पे देखा जा सकता है और सुना जा सकता है, कहानी को आप सिर्फ पढ़ सकते हैं।
फिर आपका इसमें केवल वही चीज़ लिखी जाती है जो कैमरे में रिकॉर्ड हो सकती है, यानी कि दृश्य, एक्शन और संवाद। इसमें पात्रों की गतिविधियां, कैमरा निर्देशन, ये सब लिखा जाता है आपका पटकथा में। फिर आपका इसमें अगला है, इसमें आपका पात्र क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब आपका दृश्य और संवादों से दिखाया जाता है। हमेशा आपकी पटकथा वर्तमान काल में लिखी जाती है, क्योंकि आप लिख रहे हैं और उसके बाद सीरियल बनते हैं। अब आप संक्षेप में कह सकते हैं कि कहानी पढ़ने के लिए होती है, जबकि पटकथा आपका एक विशिष्ट दस्तावेज है जो कहानी को दृश्य और सभ्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया जाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पटकथा लेखन में रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। पटकथा लेखन एक सृजनात्मक और व्यावसायिक क्षेत्र है जिसमें टेलीविजन, फिल्म, वेब सीरीज, एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री आदि माध्यमों में लेखकों की बड़ी मांग होती है। एक कुशल पटकथा लेखक संवाद, दृश्य और भावनात्मक प्रवाह को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर सकता है। पटकथा लेखन में रोजगार की अच्छी संभावनाएं हैं, खासकर फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में। जब आप कोई मूवी देखते हैं, जैसे आपने सलमान खान की, शाहरुख खान की कोई मूवी देखी, तो वो सलमान खान या शाहरुख खान वो मूवी नहीं लिखते हैं, ये कोई लेखक होता है। वो लेखक अपनी कोई मूवी पूरी लिखता है, फिर वो प्रोड्यूसर के पास जाता है कि मैंने ये मूवी लिखी है, अगर उसको पसंद आता है तो फिर वो उस पर मूवी बनती है। इस तरह पूरा प्रोसेस होता है आपका पटकथा लेखन का। ऐसे ही आपका सीरियल का होता है कि कोई, जैसे आपने एकता कपूर का सुना है, तो एकता कपूर खुद सीरियल नहीं लिखती हैं, सीरियल कोई और लिखता है, एकता कपूर उसको प्रोड्यूस करती है, यानी कि प्रोड्यूसर है एकता कपूर आपकी। ऐसे ही आपका वेब सीरीज में होता है, आप कोई गेम खेलते हैं, जैसे आपने एक टेम्पल रन गेम खेला, तो टेम्पल रन की पहले स्टोरी लिखी गई होगी कि उसमें एक आदमी होगा, वो जंगलों में दौड़ेगा, इस टाइप का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, संवाद लेखन की प्रमुख विशेषता क्या है। इसका आंसर देखिए, संवाद लेखन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। संवाद आपका स्वाभाविक और जीवंत होना चाहिए। संवाद कहानी, पात्र और परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे संवाद लेखन है क्या, तो संवाद लेखन ये होता है जब आप कोई मूवी देखते हैं तो उसमें दो या दो से अधिक जो पात्र आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, उनके जो डायलॉग लिखे जाते हैं, वही आपका संवाद लेखन है कि वो किस तरह से बोलेंगे। तो आपका संवाद लेखन यानी कि जो आपके डायलॉग हैं वो बहुत स्वाभाविक और जीवंत होने चाहिए, तभी देखने वाले को मजा आता है। आपके डायलॉग कहानी, पात्र और परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। संवाद आपके जो डायलॉग है वो छोटे हो, सटीक हो और प्रभावशाली हो, तभी देखने वाले को मजा आता है। बिना मतलब के लंबे लंबे डायलॉग नहीं होने चाहिए। जैसे अब जो आपका अनुपमा सीरियल है वो लोगों को बहुत बोर कर रहा है, ऐसा मैंने सुना है, बाकी नहीं पता कि वो अच्छा है कि नहीं, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि वो लोग बोर हो रहे हैं उससे। फिर आपका इस पे अगला क्वेश्चन है, संवाद आपका कथानक यानी कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे 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 मेनली आपका अनुपमा जो सीरियल है बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो आपके डायलॉग है वो कहानी को बहुत बढ़िया आगे बढ़ा रहे हैं। फिर आपका इसमें है, उसमें भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तत्व समाहित होने चाहिए। देखिए ये थे आपके पूरे लघु उत्तरीय क्वेश्चन और इसी में आपके अति लघु सब बन जाएंगे। अब आपके आते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे तो आपके सारे दीर्घ उत्तरीय हैं, लेकिन मैंने ऊपर ये छोटा सा आपको एक लघु टाइप का क्वेश्चन दिया है, अस्मिता क्या है, क्योंकि इसी का आपका लॉन्ग आंसर नीचे बनेगा और आपको समझ नहीं आएगा फिर उसमें, इसे अस्मिता देख लीजिए होता क्या है। तो अस्मिता का आपका जो अर्थ है वो है व्यक्ति या समूह की पहचान। मेनली जो आपकी किसी व्यक्ति की पहचान है उसी को आप अस्मिता कहते हैं। यह पहचान भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति, क्षेत्र तथा सामाजिक अनुभवों के आधार पर निर्मित होती है। अस्मिता व्यक्ति को समाज में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है और उसकी पहचान को बनाए रखने में सहायता करती है। मैं आपको जैसे बताती हूँ, आप कहीं आपकी नौकरी लग गई दिल्ली में, आप दिल्ली वहाँ पे गए, लेकिन अगर आपको वहाँ पे अपनी जगह का कोई अपने गांव का आदमी मिल जाता है तो आपको देख के बहुत खुशी होती है ना। आप कैसे पहचानते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं उस वहाँ की, उस समाज की अपने आप में कोई विशेषता है ना। जैसे हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, वहाँ पे सब लोग अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें वहाँ पे कोई हिंदी में बात करता मिल जाता है तो हम सोचते से हम लोग विदेश गए, वहाँ पे कोई हिंदी में अगर बात कर रहा है, उसका पहनावा देख के अगर हमको पता चल जाए कि ये भारतीय है, तो हमें कितनी ज़्यादा खुशी होती है। तो यही आपकी अस्मिता है, यही आपकी पहचान है, जो आपकी भाषा से बनती है, आपकी संस्कृति से बनती है, आपकी समाज पहचान, यानी कि यही सब आपकी अस्मिता के अंतर्गत आता है। अब आपका इसमें क्वेश्चन देखिए, भाषा और अस्मिता में क्या संबंध है, यह आपसे पूछ सकता है। भाषा और अस्मिता से क्या अभिप्राय है, इसका आंसर देखिए। अस्मिता का अर्थ आपका क्या है, पहचान, तथा भाषाई अस्मिता से तात्पर्य है भाषा बोलने वालों की अपनी पहचान।
भाषा और अस्मिता के बीच गहरा और अटूट संबंध है। भाषा केवल बातचीत का माध्यम नहीं होता है, बल्कि ये किसी व्यक्ति, समुदाय की संस्कृति, इतिहास और सामाजिक पहचान का मुख्य आधार होता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा प्रायः क्षेत्रीय अस्मिता का प्रतीक होती है। जैसे आपने बहुत सारी भाषाएं सुनी होंगी, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, बुंदेली भाषा, तो ये सब क्या है, आपकी क्षेत्रीय पहचान। जैसे आपने देखिए, मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ, जैसे आप कोई बोल दे खैबे, तो हम लोग क्या कहने लगते हैं, वो गाँव का आदमी है। आप इसको निगेटिव मत लेना, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि ये आपका क्या हुआ, भाषा का और अस्मिता का संबंध आपस में। जैसे कोई बुंदेली भाषा में बोल दे तो हम लोग समझ जाते हैं अरे वो बुंदेलखंड का है, तो ये आपका क्या हुआ, भाषा प्रायः क्षेत्रीय अस्मिता का प्रतीक होती है। फिर आपका इसमें आगे है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे महाराष्ट्र के लोगों की पहचान क्या है, मराठी भाषा, बंगाल की बंगाली भाषा, पंजाब की पंजाबी भाषा से जुड़ी हुई है। अपनी भाषा का उपयोग करके लोग अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय अस्मिता को गर्व से दुनिया के सामने प्रदर्शित करते हैं। लोग अपनी मातृभाषा से जुड़ाव के माध्यम से अपनी जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय पहचान यानी अस्मिता को महसूस करते हैं। जब किसी समुदाय को लगता है कि उसकी भाषा को दबाया जा रहा है, तो वह अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए आंदोलन करता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका तमिलनाडु। जैसे आपने तमिलनाडु में देखा होगा, हिंदी भाषा को लेकर बहुत आंदोलन है। क्यों आंदोलन है? क्योंकि उनको लग रहा है कि जो उनकी तमिल लैंग्वेज है वो हिंदी के आगे कहीं दब न जाए, उनकी संस्कृति कहीं खो न जाए, इसलिए वो हिंदी भाषा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। फिर इसी में आपका आगे, भाषा के माध्यम से लोग अपनी अस्मिता को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को सजो सकते हैं और अपनी पहचान को बनाए रख सकते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, भाषा और जेंडर में क्या संबंध है? तो भाषा और जेंडर के बीच एक गहरा संबंध होता है। भाषा न केवल हमारे विचारों को व्यक्त करती है, बल्कि ये समाज में जेंडर पूर्वाग्रहों और पहचान को भी आकार देती है। ये संबंध केवल व्याकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में बातचीत के तरीके और दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। आप सोच रहे होंगे भाषा और जेंडर में क्या संबंध है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो देखिए, जनरली अगर खाता है कोई बोल दे तो हम लोग के दिमाग में क्या सोचेगा, कोई खाता है बोल रहा है तो वो लड़का होगा, और खाती है बोल रही है तो वो लड़की होगी। तो ये आप सोचेंगे ये शुरुआत से चला रहा है, शुरुआत से नहीं चला रहा है, ये हमारे समाज ने नियम बनाए हैं कुछ नियम। जैसे लड़की हमेशा खाना ही बनाएगी, बच्चों को पालेगी, ये क्या है, ये आप हमारे समाज की एक सोच है। यही भाषा और जेंडर में आपका संबंध प्रदर्शित कर रहा है। अभी आप आगे देखिएगा, हिंदी जैसी कई भाषाओं में व्याकरण स्तर पर भी लिंग का सीधा भेदभाव आपको दिखता है। जैसे हिंदी भाषा में क्रिया हमेशा जेंडर के अनुसार बदल जाती है। जैसे आपका लड़का दौड़ता है, ये आपका पुल्लिंग होगा, और लड़की दौड़ती है, ये आपका हमेशा स्त्रीलिंग होगा। फिर आपका आगे देखिए, पुरुष और महिलाओं की बातचीत में भी आपको बहुत ज़्यादा अंतर हमेशा दिखता है, जो उनके सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। जैसे ऐसा माना जाता है हमारे यहाँ समाज में कि जो पुरुष होते हैं वो अक्सर अधिक मुखर होते हैं और वो हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते हैं, आक्रामक बोलते हैं और सीधा बोलते हैं। देखिए, आप लोग को बुरा ना लगे, लेकिन जनरली ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा बोलती हैं। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए समझाने का मेरा मतलब है। महिलाओं की भाषा अधिक विनम्र होती है, हमेशा संकोची और भावनात्मक होती है। जैसे पुरुष क्या कहेगा, बहुत देर कर दी तुमने, चलो इधर। महिलाएं क्या कहती हैं, कहीं नहीं पाती, पहली बात तो वो अपने आदमियों से ऐसा, लेकिन तब भी क्या कहेंगी, आप बहुत देर से आए, ऐसा क्यों किया, मतलब कि उनकी भाषा कैसी होगी, विनम्र होगी। फिर आप इसका एग्जाम्पल देखिए, किसी काम को करने के लिए पुरुष सीधा आदेश दे सकते हैं, जैसे दरवाजा बंद करो, वो अधिकार हमेशा मतलब अधिकार से बोलते हैं सारे आदमी। मैं आपको सिर्फ पढ़ा रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ, मेरी किसी भी बात का कोई भी निगेटिव मतलब नहीं है। फिर आप इसमें आगे देखिए, महिलाएं आपकी उसी बात को अनुरोध या विनम्र तरीके से कह सकती है। जैसे क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, या कृपया आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए, यानी कि विनम्रता सूचक वो अपनी बात को कहती हैं। अब आप आगे देखिए कि समाज में भेदभाव कैसे होता है भाषा के आधार पर। समाज में भाषा लिंग आधारित पूर्वाग्रह यानी कि पक्षपात बहुत ज़्यादा होता है। कैसे होता है, आप वो देखिए, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताऊंगी कि कैसे समाज में भाषा के आधार पर हमेशा पक्षपात होता है। देखिए कैसे होता है, जब कोई आदमी आक्रामक तरीके से बात करता है तो कहा जाता है वो बहुत साहसी है, वो बहुत डर निश्चय वाला है। लेकिन अगर कोई महिला उसी मुखरता से बात कर दे या उसी तेज आवाज़ में बात कर दे तो उसे हमेशा नकारात्मक रूप में ले लिया जाता है। कहा जाता है वो तो बहुत झगड़ालू है, ये गलत टाइप हो गया है, कहा जाता है वो बहुत झगड़ालू है। तो ये भाषा के आधार पे हमारे समाज में जो भेदभाव होता है वो मैंने आपको बताया। यही आपका भाषा और जेंडर में संबंध है, जो कि बहुत ईजी वे में आपको समझ आ गया होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, समाज में जेंडर की क्या भूमिका है, आपको ये बताना है। समाज में जेंडर की भूमिका एक जटिल और बहुमुखी अवधारणा है। जेंडर उन भूमिकाओं, व्यवहारों और अपेक्षाओं को दर्शाता है जो समाज पुरुष या महिला के आधार पर तय करता है। जैसे समाज ने कुछ नियम बना दिए हैं, जैसे आप मतलब जनरली आपने क्या देखा होगा कि आदमी ही कमा सकते हैं, महिलाएं घर में सिर्फ खाना बना सकती हैं। ये क्या है, समाज ने कुछ भूमिकाएं तय कर दी गई हैं जो बहुत गलत है।
महिलाएं हमेशा चुप रहेंगी, अपने आदमियों की हर बात मानेंगी। महिलाओं को कहीं जाना है तो वो आदमियों से पूछ के ही जाएंगी। तो ये सब क्या है, समाज ने जेंडर के आधार पर कुछ अपने नियम बनाए, उनका पालन आज तक लोग कर रहे हैं, वही आपको यहाँ पे समझना है। फिर इसी में आपको आगे देखना है, ये महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता, सामाजिक रूढ़िवाद और लिंग आधारित हिंसा का कारण भी बन जाता है। जेंडर की सामाजिक भूमिका को मुख्य रूप से निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है, जो मैंने आपको नीचे दिए हैं, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। समाज ने जेंडर के आधार पर पारंपरिक रूप से पुरुष और महिला के कार्य क्षेत्र अलग अलग तय कर दिए। जैसे पुरुष को सार्वजनिक या आर्थिक गतिविधियों जैसे नौकरी, व्यापार, राजनीतिक का मुख्य कर्ता धर्ता माना जाता है। इसके विपरीत महिलाओं को निजी और घरेलू गतिविधियों का कर्ता धर्ता माना जाता है, यानी कि वो खाना बनाएंगी और बच्चों की देखभाल करेंगी। फिर आपका इसमें आगे है, समाज ने जेंडर के आधार पर कुछ नियम कर दिए हैं जो ये बताते हैं कि एक पुरुष या महिला को कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसे बचपन से ही लड़कों को क्या सिखाया जाता है, मर्दों को दर्द नहीं होता, वो रोते नहीं है, उन्हें हमेशा आक्रामक और साहसी होना चाहिए। वहीं लड़कियों के लिए क्या नियम है, उन्हें विनम्र होना चाहिए, भावुक होना चाहिए, धीमा बोलना चाहिए, धीमे चलें और सहनशील होने की अपेक्षा की जाती है कि अगर आदमी उनको मार भी दे तो वो सहनशीलता से मार खा ले। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगला पॉइंट है, अक्सर पारंपरिक समाजों में जेंडर के आधार पर ही अधिकारों और शक्ति का वितरण होता है। जैसे अधिकांश परिवारों में महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय कौन लेता है, या तो लड़की के पापा लेते हैं या बड़े पुरुष लेते हैं। देखिए बात सुनने में गलत लग सकती है आपको मेरी बातें, लेकिन मुझे इजी लैंग्वेज में आपको समझाना था, इसलिए मैं इन बातों का यानी इन शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। अब अगर बात करें महिलाओं की भूमिका वित्तीय निर्णय में कैसी होती है, तो उनकी जो भूमिका है वो केवल सीमित फैसलों में होती है, या आप कह सकते हैं कि घरेलू मामलों तक ही महिलाओं की भूमिका होती है। देखिए कुछ बातें ऐसी होती है कि वो सुनने में गलत लगती है, लेकिन आप खुद देखिए कि अगर आपके घर में पापा हैं या बड़े भाई हैं, तो क्या आप कोई भी परिवार की जितनी वित्तीय निर्णय होते हैं कि आपको क्या खरीदना है या आपको कौन सी ज़मीन खरीदनी है, तो क्या आप वो निर्णय ले सकती है? नहीं ले सकती। जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसके वहाँ कौन निर्णय लेता है सब, या तो उसके ससुर लेते हैं या तो उसका आदमी लेता है। तो इसका मतलब ये है कि महिलाओं के पास वित्तीय निर्णय बहुत कम या सीमित मामलों तक होते हैं। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा और क्षेत्र के परस्पर संबंध को स्पष्ट कीजिए। आंसर, भाषा और क्षेत्र का गहरा संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर होता है। किसी क्षेत्र की भाषा वहाँ के लोगों की पहचान, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा उस क्षेत्र की पहचान बन जाती है और वहीं की संस्कृति, परंपराओं तथा जनजीवन को अभिव्यक्त करती हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी। इससे स्पष्ट होता है कि भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता का प्रतीक भी बन जाती है। कई बार भाषा के आधार पर राजनीतिक मांगे भी उठती हैं, जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि किसी भी क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, परंपरा और पहचान का भी वाहक होती है। क्षेत्र का तात्पर्य किसी विशेष भौगोलिक सीमा से है, जिसमें लोग एक विशिष्ट भाषा, बोली या सांस्कृतिक परंपराओं को साझा करते हैं। भाषा और क्षेत्र का संबंध सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान और अस्तित्व का है। देखिए दोस्तों, मैं पूरे सारे 40 क्वेश्चन इस क्लास में करा देती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप ये 22 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो अभी रिकॉर्ड करूँगी तो लगभग 45 मिनट और लगेंगे। तो 45 मिनट आपके इधर जाएंगे और 45 मिनट ही ज़्यादा आपके वीडियो को अपलोड करने में लगेगा। तो जब तक आप ये वीडियो पढ़ पाएंगे तब तक मैं उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगी। तो आप पहले ये 22 क्वेश्चन याद करिए, और जो मैंने पीडीएफ को बोला है आप उसका समझ लीजिए कि आपके पास आज रात में 10 बजे तक टाइम है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और ठीक 10 बजे मैं उसमें स्कैनर भेजूँगी, लेकिन मैं उसको स्कैनर उसमें तभी भेजूँगी जब उसमें 200 लोग हो जाएंगे। 200 से कम होंगे तो आपको पीडीएफ खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं स्कैनर भेजूँगी और ना ही मैं उसमें पीडीएफ डालूँगी। जब 200 लोग हो जाएंगे उसके बाद मैं उसमें स्कैनर भेजूँगी। आपको स्कैनर में 20 रुपये पेमेंट करने हैं, उसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में शेयर कर देना है। जैसे ही उसमें आप सब लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे 200 लोग, उसके बाद तुरंत उसमें पीडीएफ पड़ जाएगा। लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि जब तक उसमें 200 लोग नहीं होंगे तो मैं पीडीएफ या इस स्कैनर आपको नहीं भेजूँगी। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और एक चीज़ बता देती हूँ कि पीडीएफ खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वैसे भी करा दूँगी सारे क्वेश्चन, लेकिन आप लोग कहते हैं इसलिए सिर्फ मैंने आपको ये ऑप्शन दिया है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।